हेलो दोस्तों, मैनवा स्क्रीन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और नया मैनवा लेकर आए हैं। अगर आपको ये मैनवा थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। मैनवा की शुरुआत बर्फ से ढके एक नजारे और बर्फ पर खून से सने पैरों के निशानों के साथ होती है। जैसे जैसे ये निशान आगे बढ़ते हैं, हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं। वो साफ तौर पर घबराया हुआ और डरा हुआ है। वो कहता है कि बहुत ठंड है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, खासकर ये कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है। तभी कुछ उसके पास से तेजी से उड़ता हुआ निकलता है और उसकी जांघ को छूता हुआ चला जाता है, जिससे वो गिर पड़ता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, वो उसके पास आता है और कहता है कि अगर उसे भागना ही था तो थोड़ी ढंग से भागता। फिर कहता है कि अगर वो चुपचाप मर जाए तो सबके लिए आसान हो जाएगा। क्या वो भी इससे सहमत नहीं है? हमें पता चलता है कि उसका नाम उबेकिन है और वो सोचता है कि सब कुछ गलत कब से होने लगा। वो कहता है कि काश उसने उस वक्त वो शर्त ना लगाई होती तो आज वो किसी गेम का कैरेक्टर ना बनता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो अपनी स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा होता है। कोई उससे पूछता है कि क्या वो शर्त लगाना चाहता है और उस व्यक्ति का नाम होता है XX सुप्रीम लॉर्ड्स। भाई खुद को अपनी एजी बातों से काट लेगा। वो कहता है कि अगर वो उस रास्ते से गेम क्लियर कर लेता है जो वो बता रहा है तो वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। हम उस आदमी को उसके असली शरीर में देखते हैं जो पूछता है कि क्या वो उसे अमीर बनाने वाला है या कुछ और, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को चैट रूम में दूसरों के साथ शर्त लगाते नहीं देखा। वो एक लंबी सांस लेकर कहता है कि वो आखिरकार गेम क्लियर कर पाया है और सोचता है कि बाकी सब लोग कहाँ चले गए। हमें पता चलता है कि गेम का नाम हीरोज रोड। ये एक ऐसा गेम है जहां गेट्स किसी दूसरी दुनिया से जुड़े होते हैं और उन गेट्स से मॉन्स्टर्स निकलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इसका सेटिंग है और खिलाड़ी उन हंटर्स को कंट्रोल करते हैं जो उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। इस गेम को उसके रिलीज वाले दिन बहुत ध्यान मिला था क्योंकि इसमें ग्रोथ और एडवेंचर दोनों थे, एक जटिल दुनिया के अंदर छुपे एलिमेंट्स के साथ और 5 अलग अलग कैरेक्टर्स को चुनने का ऑप्शन भी था। ये एक सिंगल प्लेयर गेम होते हुए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन ये पॉपुलैरिटी ज्यादा समय तक नहीं चली। रिलीज के 1 साल बाद तक इस गेम को क्लियर करने वाले यूजर्स की कुल संख्या 0 थी। 5 अलग अलग कैरेक्टर्स आसानी से मर जाते थे और गेम तब खत्म हो जाता था जब वो मरते थे। फिर से शुरू करना पड़ता था। इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी और एवरेज क्लियर रेट सिर्फ 0.1% थी। अगर इस एवरेज क्लियर रेट को ब्रेक डाउन किया जाए तो पहले कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट हान चांगवू को छोड़कर बाकी किसी से भी गेम उतनी बार क्लियर नहीं हुआ। अकेला इंसान जिसने कैरेक्टर यूबेक्टिन के साथ गेम क्लियर किया था वो यही आदमी है जो हमारे सामने है। वो सांस छोड़ता है और स्क्रीन पर कुछ देखता है जो कि ऑनलाइन लोगों की संख्या होती है और उसमें से चैट रूम में सिर्फ 2 में से 1 ही ऑनलाइन है, मतलब वो चैट में अकेला है। वो कहता है कि पहले डांस से ज्यादा लोग थे और ये गेम वाकई में अब खत्म हो चुका है, या फिर शायद सब लोग बिना उसे बताए किसी नए चैट रूम में चले गए। पता चलता है कि ये सीन थोड़ी देर पहले का है जब सुप्रीम लॉर्ड ने चैट में एंट्री ली थी, जिससे वो चौंक गया था। सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अभी भी कोई यहाँ है क्योंकि उसने तो सबको निकाल दिया था। वो आदमी सोचता है कि वो क्या बोल रहा है और जब वो उसे पूछता है तो सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि ये तो अप्रत्याशित है, लेकिन उसने एक वादा किया था तो वो अपना शब्द निभाएगा। तभी वो पूरी शर्त वाली बात हुई थी और वो आदमी वहीं बैठकर हंसते हुए पूछता है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा। सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तब सोचेगा कि क्या करना है और पूछता है कि क्या वो ट्राई करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर फेल होने का कोई नतीजा नहीं है तो फिर ये बंदा बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि इससे पहले कि वो इस शर्त को माने वो ये जानना चाहता है कि क्या उसने गेम पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। आदमी कहता है बिल्कुल किया है, लेकिन एंटर दबाने से पहले वो सोचता है कि अगर वो उसे बता देगा तो शायद वो बाकी लोगों को पहले ही बता देगा, इससे पहले कि उसे खुद डींगे मारने का मौका मिले। कहते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा समय तक हार्डकोर गेमर बना रहे तो वो खुद ब खुद अटेंशन सीकर बन जाता है और लगता है ये बात सच है, लेकिन ये शायद उसका इकलौता मौका है सबका ध्यान पाने का और वो इसे खोना नहीं चाहता। तो वो बताता है कि उसने हर कैरेक्टर से गेम क्लियर कर लिया है, बस बेकन को छोड़कर। सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि लगता है अब उसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर खुद ही कहता है छोड़ो, कोई इतना पागल नहीं होगा कि सारे कैरेक्टर से गेम क्लियर करे। फिर पूछता है कि क्या वो ये शर्त लगाना चाहता है।
आदमी समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही संदिग्ध तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन सोचता है कि अगर ये सब नकली भी निकला तो उसका कोई नुकसान नहीं है, और कहता है कि चलो कर ही लेते हैं। सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि वो आखिरी इंसान है और अब तक के सभी प्लेयर्स में सबसे बेहतरीन भी। और ये बात सच भी है क्योंकि वही एक अकेला है जिसने हर एक कैरेक्टर से गेम क्लियर किया है। तो अब चाहे कोई भी रास्ता चुना जाए फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने शर्त को स्वीकार किया, उसकी पूरी नजर धुंधली हो गई और सब कुछ असंतुलित लगने लगा। वो अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है कि उसे इतनी चक्कर जैसी फीलिंग क्यों हो रही है। तभी सुप्रीम लॉर्ड कहता है, अब ये कोई गेम नहीं रहा, अब ये इसकी हकीकत बनने वाला है। जैसे ही वो आदमी अपना सिर पकड़े रहता है, वो पूरी तरह से गिर जाता है, सीधे कीबोर्ड पर मुंह के बल। सुप्रीम लॉर्ड उसे याद दिलाता है कि यही उसने खुद चुना था। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो बर्फ से ढकी जमीन की तरफ देख रहा था और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है और वो कहाँ है। फिर उसे अपने चेहरे पर बाल महसूस होते हैं और वो पूछता है कि इसके बाल इतने लंबे क्यों हैं, ये बहुत अजीब है। फिर वो चारों ओर नजर डालता है और कुछ लोगों के एक ग्रुप को देखता है। उसे देखकर उसका स्वागत करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। बेक्किन उन्हें पहचान लेता है। वो उसे शिन वू ह्यून के तौर पर पहचानता है और सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो एक गेम कैरेक्टर को देख रहा है। वू ह्यून कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि आज वो ट्रेनिंग करेगा। बेक्किन कहता है कि इसकी लाइनें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी गेम में थीं। वू ह्यून उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज की ट्रेनिंग उसके सोचे से कहीं ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि उसके बड़े भाई उसे मरवाना चाहते हैं। तभी एक अटैक बेक्किन के कंधे के पास से निकलता है और उसे घायल कर देता है और वो उसे पकड़ लेता है। वू ह्यून कहता है कि उसका निशाना दरअसल उसके दिल पर था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने शरीर को मोड़कर उसे चकमा देगा। और वो मानता है कि इस कमजोर शरीर के बावजूद उसके अंदर एक तलवार योद्धा का खून अब भी बहता है। लेकिन यही खत्म होता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो अपने क्लैन के लिए सिर्फ शर्म का कारण रहेगा। वो उसे यहीं मार देगा उसी के लिए। और चूंकि उसने ही अब तक उसे ट्रेन किया है, इसलिए वो उसे एक पेनलेस मौत देगा। बेक्किन कहता है कि ये सच में हो रहा है, ये ना तो कोई गेम है और ना ही कोई सपना। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे अब इन सब बातों के बारे में सोचते रहना नहीं चाहिए। खैर, क्योंकि अभी अगर उससे जरा सी भी गलती हुई तो वो मर जाएगा। वो लंबी सांस लेकर कहता है कि पहले उसे खुद को शांत करना होगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे अपने हाथ से खून बहता हुआ साफ महसूस हो रहा है। लेकिन वो फिर से घबराने लगता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि भाई पूरी तरह से पैनिक कर रहा है। फिर उसे सुप्रीम लॉर्ड का मैसेज याद आता है जिसमें कहा गया था कि अब ये उसकी हकीकत बनने वाला है। अब जाकर सब कुछ थोड़ा समझ में आने लगता है, जैसे सारे पजल पीस अपनी जगह पर बैठने लगे हों। जब वो एक गेम कैरेक्टर से भाग रहा था, अब उसे एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बेक्किन बन चुका है। उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिंदा बचे। और उसने ये गेम न जाने कितनी बार खेला है। वो कहता है कि उसे याद करना होगा वो तमाम बार जब उसने बेक्किन के साथ ये गेम चैलेंज किया था। उसके रूट की शुरुआत बहुत सिंपल होती है। वू ह्यून कुछ देखकर चौंकता है, क्योंकि बेक्किन अचानक पूरी ताकत से भागने लगता है, जितनी तेजी से वो भाग सकता है। वू ह्यून और बाकी लोग एक पल के लिए उसे देखते रह जाते हैं और वो थोड़ा सा निराश महसूस करता है। अब कहानी फिर से उस सीन पर आ जाती है जो हमने शुरुआत में देखा था, जहां बेक्किन भाग रहा था। चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिर पड़ता है। वू ह्यून वही लाइन कहता है कि अगर उसे भागना ही था तो डंग से भागता, और पूछता है कि क्या वो इससे सहमत है। बेक्किन सोचता है कि उसे बस थोड़ा और दूर जाना है। वो ह्यून कहता है कि कम से कम परलोक की ओर जाते हुए वो अकेला नहीं होगा, और जैसे ही वो उसे मारेगा उसके बाकी नौकरों को भी मार डालेगा, जिसमें एक का नाम स्ट्रोंगमैन है। वो ह्यून पूछता है कि क्या उसके कोई अंतिम शब्द हैं। तभी उनमें से एक बंदा सोचता है कि अचानक बर्फीला तूफान इतना तेज क्यों हो गया, और सब इधर उधर देखने लगते हैं। एक तेज हवा का झोंका आता है जो उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। बेक्किन कहता है कि अगर उसे उसके अंतिम शब्दों की इतनी जिज्ञासा है तो अब वो बता देता है, और कहता है दफा हो जा। ये सुनकर भाई भड़क जाता है, और जब वू ह्यून उससे कहता है कि वो क्या बोला, तभी साइड से एक वुल्फ उड़ता हुआ आता है, जिससे वू ह्यून चौंक जाता है और खून उड़ता दिखता है। फिर पता चलता है कि वो वुल्फ मरा है, वू ह्यून नहीं। वू ह्यून उस वुल्फ की लाश को घूरते हुए सोचता है कि ये आइस वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है। शायद बेक्किन के चिल्लाने से उसका ध्यान इधर चला आया होगा।
तभी उसे और चीखें सुनाई देती है। और जब वो पलटकर देखता है तो देखता है कि उसके लोग आइस वुल्फ्स के झुंड द्वारा जिंदा खाए जा रहे हैं। वो कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस एक झुंड से डर गए, और वैसे भी यहाँ मौजूद ज्यादातर लड़के आगे चलकर ज्यादा काम के नहीं होंगे, तो इतनी बड़ी हानि भी नहीं है। लेकिन ये आइस वुल्फ्स का झुंड काफी परेशान कर रहा है। वो कहता है कि उसे जल्दी से इनसे निपटना होगा, लेकिन उससे पहले उसे बेक्किन से निपटना है। वो पीछे देखकर देखता है कि बेक्किन क्या कर रहा है, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देता। उधर जंगल के और अंदर एक गड्ढा दिखता है और बेक्किन कराहते हुए दिखाई देता है। वो एक पेड़ के सहारे अपनी जांघ पकड़कर बैठा हुआ है। वो सोचता है कि शायद उसने जड़ी बूटियों का गलत कॉम्बिनेशन बना लिया और कहता है कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तभी एक स्टेट्स विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि भले ही वो अनुभवहीन है, लेकिन उसकी मेडिसिन की समझ की वजह से उसने एक नया ऑइंटमेंट कॉम्बिनेशन बना लिया है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसने एक नामहीन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया है और अब उसकी चोटें ठीक होने लगेंगी और थोड़े समय के लिए उसे ठंड के प्रति उच्च सहनशीलता भी मिलेगी। एक तेज रोशनी दिखने लगती है और वो नीचे देखता है। वो उसकी जांघ पर चमक रही होती है। वो राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसने सही कॉम्बिनेशन बनाया था, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता। और भले ही उसे बाकी कैरेक्टर्स के बारे में न पता हो, इस रूट को वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसे क्लियर करने में उसे पूरे 2 साल लगे थे। पहली बार वो थोड़ा रिलैक्स दिखता है, लेकिन फिर भी लंबी सांस लेकर कहता है कि वो जानता है कि वो बुरी तरह फंसा हुआ है और सोचता है कि ये सब उसके ही साथ क्यों हुआ। फिर वो समझाता है सोर्ड सेंट क्लैन के बारे में, जो कोरिया के सियरा पर्वत में स्थित है। इसे एक बहुत ही कुशल इंसान ने बनाया था, जिसे मार्शल गॉड कहा जाता था, जिसने बहुत पहले हुए गेट हादसे को सुलझाने में मदद की थी। हालांकि मार्शल गॉड कुछ समय बाद गायब हो गया, लेकिन उसने जो किताबें पीछे छोड़ी उनकी वजह से सोर्ड सेंट क्लैन बहुत तेजी से बढ़ा और कोरिया में एक प्रतिष्ठित क्लैन बन गया। और इस परिवार में उत्तराधिकार का अधिकार रखने वाले 5 बच्चों में से कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वो कहता है कि जिन जड़ी बूटियों से उसने जो मरहम बनाया, उसकी वजह से वो खून बहने और ठंड से मरने से बच गया है, लेकिन उसका असर, मरहम का असर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही रहेगा और उसे अब सोचना होगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसका फैसला ही अब उसकी किस्मत तय करेगा, क्योंकि उसे अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटस विंडो दिखी थी। इसका मतलब है कि हीरोज रोड का सिस्टम अभी भी एक्टिव है। वो स्टेटस विंडो को पुकारता है और जैसे ही वो उसके सामने प्रकट होती है, वो कहता है कि ठीक वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। फिर हमें उसके स्टैट्स दिखते हैं, जो कि पूरी तरह से बेकार है। उसके पास कोई ट्रेट है, न कोई एबिलिटी, न ही कोई स्किल। वो कहता है कि ये सब खुद देखकर तो और भी ज्यादा हताशा होती है, क्योंकि फिलहाल तो वो बस एक चलती फिरती बिजूका जैसा है, और क्योंकि उसका रूट एक जानलेवा चोट से शुरू होता है, तो उम्मीदें और भी कम है। अगर जरा सा भी ध्यान हटा या कोई गलती कर दी तो ज्यादा खून बह जाने से मौत पक्की है, और ऊपर से कोई उसका पीछा भी कर रहा है। आइस वुल्फ्स के आने से उसने थोड़ा वक्त जरूर खरीदा, लेकिन वू ह्यून कोई आसान बंदा नहीं है। उसके पास एक आर्टिफैक्ट भी है, तो उसे ढूंढ निकालना बस समय की बात है। उसकी एबिलिटीज सबसे घटिया है। उसके पास कोई आइटम भी नहीं है। अब उसे बहुत कुछ सोचना होगा कि आखिर इस हालत में कैसे जिंदा रहना है। अब से लेकर आगे तक उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है। उसे मेज के जंगल की तरफ जाना होगा। वही उसका इकलौता रास्ता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आइस वुल्फ्स की लाशें जमीन पर पड़ी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हैं। वू ह्यून फिर अपनी छाती पर एक चमकती हुई रोशनी देखता है। एक और स्टूडेंट कहता है कि वो ट्रैकिंग आर्टिफैक्ट है। वू ह्यून कहता है कि इस बार वो उसे पकड़कर मार डालेगा। वो देखते हैं कि ट्रैकिंग की दिशा किस ओर इशारा कर रही है। मेज का जंगल। वू ह्यून सबको कहता है कि अब उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी, लेकिन ये सब जरूरी है तारांग की मान्यता पाने के लिए और उस पोजीशन को हासिल करने के लिए। उधर बेक्किन लगातार भागते हुए थकता जा रहा है, हर कदम के साथ। वो बताता है कि हीरोज रोड में मानवता के सबसे बड़े दुश्मन मॉन्स्टर्स होते हैं और उन्हें हंटर्स द्वारा मार गिराया जाता है। किस तरह का गेट है और उसमें कौन से मॉन्स्टर्स है, उस पर डिफिकल्टी बहुत हद तक निर्भर करती है। इन मॉन्स्टर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ आसान होते हैं, कुछ ट्रिकी और कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन एक इलाका ऐसा है जिसे सारे हंटर्स बहुत मुश्किल मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। बेक्कन,
जब एक पेड़ के पीछे छिपा होता है, हम देखते हैं कि एक विशाल जीव उसके पास से रेंगता हुआ गुजरता है। वो बताता है कि ये वही इलाका है जिसमें वो अभी मौजूद है, सिएरा माउंटेन, क्योंकि उसके सामने से जो विशाल सांप निकल रहा है वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये जगह एक जिंदा नर्क जैसी है, क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर्स अपनी खुद की इकोसिस्टम बनाकर जानवरों की तरह रहते हैं। इस वजह से ये जगह ऐसी बन गई है जिससे हंटर्स भी बचते हैं। ये तो साफ है कि अभी का कमजोर बेक्कन यहाँ बिना किसी गार्ड के नहीं आना चाहिए था। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो यहाँ आया ही क्यों, तो उसका जवाब है उसका मास्टर वू ह्यून। वो बचपन से उसका इंस्ट्रक्टर रहा है, लेकिन वो हमेशा बेक्कन की बजाय उसके दूसरे भाइयों का साथ देता है। जब वो भाई मौजूद नहीं थे, तब वू ह्यून को बेक्कन को मारने का आदेश दिया गया था, और उसे मारने के लिए ही वो उसे यहाँ माउंटेन पर लाया। इसका मतलब यह है कि जब प्लेयर बेक्कन के रूप में स्पॉन करता है, तो उसे बर्फीले मैदानों में जिंदा बचकर वापस क्लान तक लौटना होता है। यही है इस रूट को शुरू करने का स्टैंडर्ड तरीका। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। बेजिन कहता है कि उसे वो जगह मिल गई है और बताता है कि वो अब तक क्लान में वापस क्यों नहीं गया। उसकी असली वजह यह है कि पहाड़ में एक अनरिवील्ड सीक्रेट छिपा है, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं गया। मेज के जंगल के गहराई में माउंटेन के कोर में एक छुपा हुआ मौका मौजूद है। हम एक कब्र का पत्थर देखते हैं जिस पर लिखा है, जो अपनी जान गंवाने का साहस नहीं रखते, जिनकी नजरों में ठंडा दिमाग और दुनिया को देखने की समझ नहीं है, उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। और बाकी सभी लोग भी उस कब्र के पत्थर को पढ़ रहे होते हैं। वू ह्यून के साथ आई एक साथी पूछती है कि क्या वो वाकई मेज के जंगल में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग वहां जाकर मारे जा चुके हैं। वो सोचती है कि क्या ये सही फैसला है भी या नहीं। वू ह्यून उसे जवाब देता है कि उसे पता है कि वो ये पसंद नहीं करती, लेकिन उसे लाश की पुष्टि करनी है और वो ज्यादा चिंता न करे, क्योंकि उनके पास ट्रैकिंग आर्टिफैक्ट है जिससे वो रास्ता नहीं खो सकते। लेकिन एक बात है जो उसे परेशान कर रही है। उसे याद नहीं कि बेक्कन कभी इतना बहादुर हुआ करता था। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अब कोई और इंसान बन गया है। भाई काफी ऑब्जर्वेंट है। जब सब कब्र की ओर देख रहे होते हैं, वू ह्यून कहता है कि वो आगे बढ़ रहा है और बर्फ पर ज्यादा निशान नहीं है। इसका मतलब है कि वो अभी हाल ही में यहां से गुजरा है, और क्योंकि वो घायल है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए वो सबको कहता है कि उसे तुरंत ढूंढकर खत्म किया जाए। जंगल के और अंदर जाते हुए वू ह्यून अपना हाथ उठाकर सभी को रुकने का इशारा करता है और कहता है कि अब से वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और सब उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही औरत, पहले वाली लड़की, कुछ सोचती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग बस गोल गोल घूम रहे हैं। वो पूछती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रास्ता सही है? वो पूछता है, क्या तुम भूल गई हो कि हम कहाँ हैं? जैसे ही वो ये कहता है, वो लड़की किसी लाश पर पैर रख देती है। वो नीचे देखती है और साइड में एक शव देखकर उसे सब समझ आ जाता है। वो याद दिलाता है कि ये मेज का जंगल है और यहाँ ये पता नहीं चलता कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो या उसी जगह बार बार घूम रहे हो। जिस बंदे की लाश अभी उन्होंने देखी है, शायद वो यहाँ सैकड़ों या हजारों बार भटक चुका होगा मरने से पहले, क्योंकि यही इस लैबिरिंथ की असली फितरत है। तो अगर वो नहीं चाहती कि वो भी यहाँ मरने तक भटके, तो उसे अपनी सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी तरफ हम बेक्जिन को एक पेड़ से टेक लगाते हुए देखते हैं और वो बुरी तरह थका हुआ है। वो कहता है कि उसे लग रहा है जैसे अभी मरेगा, और ऐसे पलों में उसे याद आता है कि औषधीय जड़ी बूटियां कितनी जबरदस्त होती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा ये जो एहसास है उसे अपने अंदर से महसूस हो रहा है, मौत उसके बहुत करीब है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि सुप्रीम द लॉर्ड ने ये सब किया और उसे पहले ही खतरे के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी, और अब उसे लग रहा है कि वो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। लेकिन फिर भी ये उसकी अपनी पसंद थी। फिर भी वो कहता है कि उसे नहीं पता कि इससे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। उसने ये भी झूठ बोला था कि उसने गेम पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। अब उसकी स्टैमिना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उसे लगता है कि ये जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उसे क्या दिखा, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है जो उसे दिखाई देता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे मिल गया। और ये जो जगह है वो असल में लैबिरिंथ का आखिरी छोर है। हम एक खड़ी चट्टान क्लिफ देखते हैं। वो कहता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो वो बस निराशा से भर गया था। उसे लगा था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन वो बस चट्टानों से घिरा हुआ था। उसे लगा कि उसका सारा समय बर्बाद हो गया, लेकिन अब पता चला कि वो सब इतना मददगार साबित हुआ।
अब उसे बस पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। वो घूमकर कहता है कि अब समय आ गया है, और तभी हमें वू हूने की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम चिल्लाता है और कहता है कि उसे हैरानी है कि उसने यहां तक दौड़ लगाई। बैकजून कहता है कि अब तो वो उसका नाम भी सही से नहीं पुकार रहा, और वू हूने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि इतना भागने के बाद भी। कहता है कि आखिर में वो बस एक क्लिफ तक ही पहुंच पाया, और दुर्भाग्य से उसकी ये बेकार सी कोशिश यहीं खत्म होती है। बेकिन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो अब तरंग का कुत्ता बन चुका है। वो उन्हें पूछता है कि क्या उसे अब जाकर समझ आ रहा है, और कहता है उसने तरंग का साथ देने का फैसला कर लिया है। यह है क्योंकि वही ताकत है जो सच में सोर्ड सेंट क्लैन के लिए उपयुक्त है। बैकजून कहता है कि उसे पहले से शक था, इसलिए उसने उसे परखने की कोशिश की, और अब वो पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता है कि ये सब ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे गेम में होता था। अब और देर करना खतरनाक है, क्योंकि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो वो ठंड से मर जाएगा। उसकी बाना से खून बहता जा रहा है और बर्फ पर गिर रहा है, और जैसे ही वो अपने घुटनों पर गिरता है वो समझ जाता है कि स्थिति बहुत बुरी है। वो हांफते हुए कहता है कि फ्रॉस्ट बाइट तो समस्या है ही नहीं, इस रफ्तार से तो वो खून बहने से मरेगा। वूहू ने कहता है कि इतनी बातें करने में बहुत समय बर्बाद हो गया, और अब वो बिना कुछ किए ही मर जाएगा। धीरे धीरे और तकलीफदेह मौत देने से बेहतर है कि वो इसे जल्दी खत्म कर दे, और यही उसका आखिरी रहम होगा। उठने की कोशिश करता है और कहता है कि काफी मेहरबानी है तेरी, और क्योंकि अब इसका अंत है वो भी उसे कुछ बताना चाहता है। वो हल्की सी मुस्कान देता है जिससे वूहूने को लग जाता है कि उसे जरूर कुछ पता है। बेकिन उसे बताता है कि ये एक सिंगल यूज था और उसे बेवकूफ कहता है। वूहूने गुस्से में आकर अपनी तलवार से एक रेंज्ड अटैक छोड़ता है, और उसी वक्त बेकिन क्लिफ से छलांग मार देता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कमर में कट लग जाता है और वो चीख उठता है। वू ने उसे गिरते हुए नीचे क्लिफ के तल तक देखता है, और वहां सिर्फ खून से सना हुआ हिस्सा बचा होता है जहां वो खड़ा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि उसे लगता है वो मर गया, और वू ने कहता है कि अब उसका शरीर भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए फिलहाल लौट जाना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि तरंग इस बात पर भरोसा करेगा या नहीं। वो आर्टिफैक्ट को उठाता है और उसे घुमाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाकी सब इंतजार कर रहे होते हैं कि अब वो रास्ता बताएगा, लेकिन वूहू ने घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं बेकिन सच तो नहीं बोल रहा था। उसी समय कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें इंसानी खून की गंध आ रही है। वूहू ने और बाकी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि काफी सारे अर्क्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वूहू ने समझ जाता है कि वो अब फंस चुका है। इसी दौरान बेकिन का गिरना जारी रहता है, लेकिन तभी नीचे एक पोर्टल खुलता है और उसे अंदर खींच लेता है। हम देखते हैं कि चारों ओर बिजली चमक रही है और वो एक गुफा में आकर गिरता है। वो खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिरता है और घसीटते हुए सांसों के साथ रेंगता है। उसकी नजर धुंधली हो रही होती है, लेकिन तभी वो ऊपर एक सुनहरी किताब को हवा में तैरते हुए देखता है। बैकजून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस किताब को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि उसकी बांह कांप रही है और उसकी नजरें धुंधली होती जा रही है, और वो धीरे धीरे आगे की ओर गिरता है, सीधा जमीन पर लेट जाता है, लेकिन किताब अब भी उसके हाथ में होती है। तभी किताब से आवाज आती है कि मार्शल गॉड की किताब ने उसकी योग्यता को सत्यापित कर लिया है। रक्त संबंध की पुष्टि हो चुकी है, अब उसके शारीरिक गुणों की पुष्टि की जा रही है। फिर बताया जाता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। जैसे ही वो मरने की कगार पर होता है, एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर को ऊपर उठाने लगती है और उसे हवा में तैराते हुए चारों ओर गोल्डन ओरा से घेर लेती है। स्टेटस विंडो कहता है कि ये उसके भीतर छुपे मार्शल गॉड के रक्त को जबरदस्ती जगा रहा है। वर्तमान सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उसकी आंखों में चमक आने लगती है और उसके चारों ओर बिजली गूंजने लगती है। फिर एक तेज रोशनी का विस्फोट होता है। किताब कहती है, जो भी ये पढ़ रहा है तुम शायद उन्हीं के वंशजों में से एक हो जिनका नाम वो नहीं जान पाए। अपने जीवन में उन्होंने इस दुनिया की सारी मार्शल तकनीकों को दर्ज करने की कोशिश की थी, पर जब उनका अंत निकट आया तो उन्होंने ये किताब पीछे छोड़ी। भले ही वो मर जाएं, ये किताब दुनिया में प्रकट होने वाली नई मार्शल आर्ट्स को रिकॉर्ड करती रहेगी। कृपया इसका इस्तेमाल किसी न्यायपूर्ण कार्य के लिए करना। बैकजून मुस्कुराते हुए अपने पूर्वज को पुकारता है और कहता है, मैं जरूर इसका इस्तेमाल सही काम के लिए करूंगा। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। स्टेटस विंडो कहता है कि उसने मार्शल गॉड की किताब और हेवनली मार्शल फिजिक हासिल कर ली है
और अब उसका शरीर अपने आप विकसित होता रहेगा। साथ ही उसकी सभी एट्रीब्यूट रेटिंग्स एक डिग्री बढ़ चुकी है और अब उसके पास मार्शल गॉड्स बुक नाम की एस रैंक यूनिक एबिलिटी है और हेवनली मार्शल नाम की ट्रेट भी, फिजिक, जो कि एस रैंक की है। उस किताब को देखते हुए वो कहता है कि अच्छा हुआ कि यह सच में काम कर गया। उसकी रैंकिंग बढ़ गई है और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसे एक ओपी यूनिक एबिलिटी और एक ट्रेट मिल गई है। हीरोज रोड में कोई लेवल नहीं होता, बल्कि सब कुछ मेहनत से हासिल करना पड़ता है, जैसे कि ट्रेट्स, स्किल, प्रोफिशिएंसी वगैरह। सबसे मुश्किल रूट्स में से एक है तरंग का रूट, जो अपनी बेहद ज्यादा कठिनाई के लिए बदनाम है। लेकिन जो चीज इसे मैनेज करने लायक बनाती है वो है यूनिक एबिलिटीज और ट्रेट्स का हासिल होना, और यही वजह थी कि उसने जान जोखिम में डालकर इतना लंबा सफर तय किया। सबसे पहले वो ट्रेट को देखता है हेवनली मार्शल फिजिक। ये ट्रेट स्टैट ग्रोथ, स्पीड और स्किल प्रोफिशिएंसी गेन दोनों को बढ़ाता है। साथ ही कभी कभी नए स्किल्स को भी अनलॉक कर देता है। ये उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ये काफी ओपी है। यही उसका ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन बनने वाला है। और आखिर में आता है यूनिक एबिलिटी, मार्शल गॉड्स बुक। वो समझाता है कि यूनिक एबिलिटीज स्पेशल पावर्स होती हैं जो सिर्फ एक इंसान के पास हो सकती हैं। इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग या शेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है और कोई दूसरा इस स्किल को ना सीख सकता है ना कॉपी कर सकता है। और यही इसे इतना ओपी बनाता है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई स्किल मौजूद है तो इस एबिलिटी से वो सीखी जा सकती है। ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि फैंटेसी, बेस्ट टेक्निक या कोई भी कॉम्बैट टेक्निक जैसे ही वो सामने आए, ये उसे सीख सकता है। वो कहता है कि थोड़ा अफसोस है कि वो मैजिक या अल्केमी नहीं सीख सकता, लेकिन उनके लिए और भी तरीके मौजूद हैं। सबसे पहले वो अपना स्टेट्स विंडो खोलता है। वो कहता है कि उसे पॉइंट्स मिले हैं और वो उन्हें देखना चाहता है। साथ में ये भी लिखा है कि वो एक नया क्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर सकता है। वो पॉइंट्स पर क्लिक करता है और वो खुलने लगते हैं कि वो उनसे क्या क्या खरीद सकता है। हम 4 टेक्निक्स देखते हैं और वो कहता है कि ये सब बेकार है। जो चीज उसे चाहिए वो तलवारबाजी की टेक्निक नहीं है। उसकी मौजूदा हालत में लड़ाई करना तो सुसाइड होगा, तो उसे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मोबिलिटी टेक्निक है, जो उसके शरीर को हल्का करती है और स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस को बढ़ाती है, चाहे लड़ाई हो या भागना, ये एक फंडामेंटल स्किल है। ये हर समय काम आने वाली स्किल है और जैसे जैसे उसकी मार्शल गॉड्स बुक की प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, वो इससे काफी इंटरेस्टिंग चीजें कर पाएगा। वो कहता है कि अब बस एक क्वेस्ट चुनना बाकी है। पहला क्वेस्ट है कैच मी इफ यू कैन और दूसरा है आई एम सॉरी एंसेस्टर, प्लीज हेल्प मी बी अ राइचियस बैंडिट जस्ट फॉर टुडे। वो कहता है कि पहला तो वैसे भी कभी ना कभी क्लियर हो ही जाएगा, तो उसे स्किप कर देता है और अब असली ध्यान दूसरे क्वेस्ट पर देना है। लेकिन वो बोलता है कि इसका नाम कितना घटिया है यार। तभी गुफा के साइड में एक दरवाजा हिलने लगता है और वो कहता है कि इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भूल भुलैया जैसी राह खुल जाएगी। अगर वो जल्दी से एग्जिट ढूंढ लेता है तो उसे शुरुआती स्टेज के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये असल में मार्शल गॉड्स टूम का क्लियर रिवॉर्ड है और उसके लिए तो ये चुटकी में हो जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि वो ह्यून अब तक क्या कर रहा होगा और कहता है कि उसे तो अब तक भाग जाना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक को सिर से घसीटा जा रहा है। फिर कहता है नेवर माइंड, वो तो सिर्फ उसका सिर बचा है क्योंकि उसका सिर काट दिया गया था। और तभी हम देखते हैं कि कोई एक पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि वू ह्यून है। वो डर के मारे कांपने लगता है और अपनी बाईं ओर एक अजीब सी आवाज सुनता है। जब वो वहां देखता है तो उसे वही पहले वाला विशाल सर्प दिखाई देता है जो उसे काटने के लिए छपट रहा होता है। वहां बस खून रह जाता है जहां वो ह्यून खड़ा था। बेगजिन कहता है कि शायद वो अब तक भाग चुका होगा, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ मेथ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। जैसे ही वो जड़ी बूटियों को देखता है, वो सोचता है कि क्या उसने सब इकट्ठा कर लिए हैं। सूर्य बूटी, फायर स्पिरिट हर्ब और फायर जिनसेनांग। वो कहता है कि बस यही सब चाहिए था। अगर अब वो चेस्ट खोल दे तो क्वेस्ट क्लियर हो जाएगा। वो चेस्ट खोलता है और उसमें 2 आइटम्स मिलते हैं, 30 साल पुराना स्नो जिनसेनांग और ट्रेजर कीपर्स पाउच। उसने टूम का सारा खजाना इकट्ठा कर लिया है और क्वेस्ट पूरा हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे ब्लैक डीमन नाम की चीज में 500 पॉइंट्स मिले हैं और अब मार्शल गॉड्स टूम नष्ट कर दिया जाएगा। अपना काम पूरा करने के बाद ये उसे सतह पर ले जाएगा। अब हम कुछ और भी देखते हैं। चेस्ट के पीछे कुछ दिखाई देता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम सोचो तो इसमें एक अलग ही रोमांच है।
एक चट्टान के नीचे छुपा हुआ टूम। ये वही क्लासिक क्लिशे है जो एक मार्शल गॉड को पूरी तरह फिट बैठता है। समस्या यह है कि ये लोग हमेशा अपनी सीक्रेट विरासतें ऐसी बेतुकी जगहों पर छुपाते हैं, जैसे जंगलों और भूल भुलैया में। फिर भी वो कहता है कि शायद ये जायज भी है। जितनी मुश्किल लड़ाई उतना ही बेहतर इनाम। फिर वो आखिरी बार टूम को इन आइटम्स के लिए धन्यवाद देता है। अब हमें पता चलता है कि ब्लैक डीमन क्या है। ये उसकी नई ड्रेस है जो उसकी डिफेंसिव पावर को बहुत बढ़ा देती है और जख्मों को भी भर सकती है। जैसे ही वो गुफा से टेलीपोर्ट होता है, हम बाहर की ओर कट करते हैं जहां स्नो फॉल हो रहा है और हम देख रहे हैं सोर्ड सेंट क्लैन के मेन गेट ऑब्जर्वेशन पोस्ट को। वहां एक आदमी अपने फोन पर गेम खेल रहा होता है। कोई उसे बताता है कि उसका रामेन तैयार है। वो कहता है कि वो 1 मिनट में ले लेगा और खेलता रहता है, लेकिन वो मारा जाता है क्योंकि वो बहुत ही बेकार था। दूसरा आदमी आश्चर्य करता है कि ये कैसा पैटर्न है, कहता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि बेकजिन धीरे धीरे उस विंडो के पास आ रहा है। वो आदमी घूमकर पूछता है, ये कोई मॉन्स्टर है क्या? फिर वो पहचानता है कि ये तो सिर्फ बेकिन है और बेकिन उससे कहता है कि जाकर सुनमन को बुला। वो बंदा पूछता है, क्या मतलब? तो बेकिन कहता है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, सुनमन को अभी लेकर आ। फिर सीन कट होता है। बेकिन बर्फ में दौड़ रहा है अपना हाथ पकड़े हुए। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे वो पलटता है और फिर सिर्फ चीख सुनाई देती है और खून का छींटा दिखता है। फिर एक बार फिर सीन बदलता है। कोई पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वो उठेगा? वो 4 दिन से सो रहा है और जैसा कि पहले कहा गया था, ये किसी चोट की वजह से नहीं है। अब हमें मिलवाया जाता है उनके क्लान के फिजिशियन यो जाओंगवान से और हमें पता चलता है कि वो सुनमन से बात कर रहा है। सुनमन पूछता है, अगर ये चोट की वजह से नहीं है तो वो अब तक बेहोश क्यों है? जाओंगवान कहता है कि उसे नहीं पता। वो ठीक से नहीं जानता कि बेकिन के साथ हुआ क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, बल्कि वो पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रहा है। सुनमन कहता है, मुझे तो वो अच्छा नहीं लग रहा। जाओंगवान जवाब देता है, शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर वो अपनी आंखें चौड़ी करके खोलता है और चिल्लाता है, फिर हाँफने लगता है। सुनमन और जाओंगवान दोनों खुश होते हैं कि वो जाग गया है और बेकिन बस कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या ये सपना के अंदर एक और सपना है। सुनमन उलझन में है और बेकिन इधर उधर देखने लगता है। फिर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और भागकर खिड़की की तरफ जाता है। वो हाथ रखकर खिड़की खोलता है और नीचे देखता है कि लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक पूरा ग्रुप तलवारबाजी की ट्रेनिंग में लगा है, यहां तक कि वो वेस्टर्न रीजन के गेट्स की बात भी कर रहे हैं। बेकिन खिड़की से सब देखता है और खुद से पूछता है कि वो कहाँ है। जाओंगवान कहता है कि ये तलवार संतों का क्लान है, जो तुम्हारा घर भी है। ये जगह वाकई बहुत भव्य लग रही है। अब बेकिन समझता है कि ये सपना नहीं है और वो थोड़ा मायूस दिखता है। जाओंगवान कहता है कि वो बहुत भ्रमित लग रहा है और पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। बेकिन कहता है कि सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। जाओंगवान कहता है कि उसे दवा की जरूरत है, तो वो जाकर ले आता है। सुनमन कहता है कि वो उसके लिए खाना ले आएगा। बेकिन उसे रोकता है और सुनमन पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। बेकिन पूछता है कि आज कौन सा दिन है और सुनमन कहता है कि फिंट तारीख है क्योंकि वो पिछले दिन से बेहोश था। बेकिन फिर साल पूछता है और सुनमन बताता है कि जनवरी 2035 चल रहा है। तभी एक स्टेटस विंडो प्रकट होती है और सुनमन कहता है कि वो खाना लाने जा रहा है। बेकिन स्टेटस विंडो को घूरते हुए कहता है, सही है, और सोचता है कि ये सपना हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने क्वेस्ट क्लियर कर लिया है और उसके पास स्टार्ट पॉइंट्स है। वो चैन की सांस लेकर सोचता है कि कम से कम वो अपने घर तो सही सलामत लौट आया है। कुछ समय बाद बेकिन टेबल पर बैठा सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। वो अपनी इच्छा से घर लौट आया है, लेकिन ये जगह भी उतनी ही खतरनाक है जितनी वो पहाड़ी थी। ये तलवार संतों के क्लान की एनेक्स बिल्डिंग है जहां बहुत से लोग ताकत के लिए संघर्ष करते हैं और आखिरकार ताकतवर परिवारों के बच्चे ही इस पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। तारंग सबसे बड़ा बेटा है जो उसे मारना चाहता है। इसके अलावा है यूनियन सबसे बड़ी बेटी, कांगो तीसरा बेटा और मिन चौथी बेटी और अंत में बेकिन सबसे छोटा। शुरुआत में कुल मिलाकर 7 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 3 मारे जा चुके हैं। तारंग ने ही अपने 3 छोटे भाई बहनों को मार डाला था और भले ही इसे एक सामान्य सिबलिंग पावर स्ट्रगल कहा जा सकता है, पर यह मान लेना ही सही होगा कि तारंग ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा क्योंकि वो सबसे संभावित उम्मीदवार है जो क्लान का अगला प्रमुख बन सकता है और बाकी सभी बच्चे भी इस बात को जानते हैं। तेज दिमाग वाला कांगो तारंग से जा मिला। यिन ने तो आधा हार भी मान लिया है और मिन को वैसे भी उत्तराधिकारी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि तारंग ने अपने 3 छोटे भाई बहनों को क्यों मारा,
तो इसका जवाब है क्योंकि उनका प्यारा भाई असल में ऐसा इंसान है जो इस तरह की बकवास को सच में अंजाम देता है। उसका मानना है कि भविष्य में किसी भी तरह के संघर्ष की संभावना को भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे उत्तराधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। सीधे शब्दों में कहें तो वो पूर्ण सत्ता चाहता है। बेकिन जब खाना खा रहा होता है कहता है कि ये खाना तो कमाल का है, और अगर सब कुछ एक लाइन में कहे तो इस रूट का मेन विलन कोई और नहीं बल्कि तारंग ही है। और क्योंकि आज 5 जनवरी 2035 है, इसका मतलब यह है कि गेम की टाइमलाइन के हिसाब से भी यही तारीख है। और 2 साल बाद उनके पिता मुआक तारंग को क्लान हेड की जिम्मेदारी सौंप देंगे, और अगर उसने 2 साल के अंदर तारंग के खिलाफ कुछ नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित है। बेकिन उठकर बैठता है और कहता है कि उसके पास 2 साल है और इससे ज्यादा समय उसके पास नहीं है। एक बार अगर तारंग क्लान हेड बन गया तो उसकी ताकत पूर्ण हो जाएगी। बेकिन सुमन को खाना लाने के लिए धन्यवाद देता है और सुमन बर्तन उठाकर उन्हें साफ करने चला जाता है। बेकिन सोचता है कि तारंग सिएरा पर्वतों में गेट को हैंडल करने गया है और 2 महीने में वापस आएगा। बेकिन खुद से कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा और तारंग उससे कहता है कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बेकिन तय करता है कि जब तक तारंग वापस नहीं आता उसे जितना हो सके उतना मजबूत बन जाना चाहिए, क्योंकि इस परिवार में सब कुछ ताकत से चलता है। यानी अगर वो और मजबूत बन गया तो उसे क्लान की ओर से मान्यता मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि स्वॉर्ड सेंट क्लान में बहुत से बेहतरीन टीचर्स हैं। वो मेडिसिन रूम के सामने खड़ा होकर मुस्कुराता है और कहता है कि सबसे पहले उसे मजबूत बनना है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि कोई जड़ी बूटियां पीस रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओंग वान है। बेकिन कहता है कि वो उसे देखने आया है। जाओंग वान उसकी ओर मुड़ता है और बेकिन माफी मांगता है कि उसने बिना अनुमति के अंदर आकर गलती की और मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम है जाओंग वान का शिष्य बनना। बेकिन कहता है कि वो ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो उसे नीचे नहीं मिला और अगर ज्यादा परेशानी न हो तो थोड़ी देर आसपास देख सकता है या उसे काम करते हुए देख सकता है। जाओंग वान पूछता है उसका मतलब क्या वो उसे बस देखना चाहता है। बेकिन हमें जवाब देता है और कहता है कि वो उसकी स्थिति को लेकर जिज्ञासु है। जाओंग वान को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन बेकिन समझ आता है कि वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जाओंग वान एक वैद्य है जो पिछले क्लान हेड के शासनकाल से क्लान के लिए काम कर रहा है। उसके पास इलाज में विशेष कौशल है और जड़ी बूटियों के प्रति खास लगाव है। वो क्लान की सत्ता की लड़ाइयों में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे बस दवाएं और औषधियां बनाना पसंद है। इसीलिए आज तक उसके पास कोई शिष्य नहीं है। वो अगर चाहता तो किसी को शिष्य बना सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बनाया, सिर्फ एक वजह से। जाओंग वान कहता है कि उसने अपना पूरा जीवन जान को निखारने में बिताया है ताकि वो उसे पूरे क्लान को सिखा सके, भले ही वो कितना भी वफादार क्यों न हो। क्लान में समस्या ये थी कि किसी को भी फार्मास्यूटिकल्स यानी औषधि विज्ञान में दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से आज तक जाओंग वान का कोई शिष्य नहीं बना, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि दवाएं तो खरीद के भी ली जा सकती है। लेकिन बेकिन इसकी अहमियत को समझता। अगर वो कोई ऐसी औषधि जैसे कि एलिक्सिर का सेवन कर सके जो उसे ताकतवर बना सके तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये तभी मुमकिन है जब उसके पास दवा बनाने का ज्ञान और स्किल हो, जो कि फार्मासिस्ट की मेडिसिन फॉर्मुलेशन स्किल से मिलेगा। थोड़ी देर बाद जाओंग वान कहता है कि इस बार दवा बनाते वक्त उससे ज्यादा समय लग गया। वो माफी मांगता है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। बेकिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। जाओंग वान पूछता है कि क्या उसे औषधियों में वाकई दिलचस्पी है। वो कहता है कि भले ही वो ऐसा दिखता ना हो, लेकिन वो काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। बेकिन कहता है कि हाँ, उसे वाकई बहुत दिलचस्पी है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में चमक भी दिखती है, जिसे देखकर जाओंग वान हैरान हो जाता है। बेकिन कहता है कि सच बताऊं तो वो खुद ही किताबों से पढ़ाई कर रहा था और अभी जो सुगंध उसे मिल रही है उसके आधार पर लगता है कि सुगंध से उसे लग रहा है कि इसमें पीस हर्ब और ड्रीम फ्लावर का मिश्रण है, और इसकी खुशबू के आधार पर दवा जो बनाई जा रही है वो सिरदर्द और मानसिक स्थिरता में मदद करती है। भाई पूरा खोजी कुत्ता बन गया है। बेकिन समझाता है कि जाओंग वान का शिष्य बनना मुश्किल नहीं है, उसे बस अपने मेडिसिन नॉलेज को दिखाना है। जाओंग वान पूछता है कि क्या वो वाकई सिर्फ खुशबू से ये सब बता पाया। बेकिन कहता है, वो कहता है कि सिर्फ किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, इसलिए वो खुद जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और खाता भी था, और जिनका स्वाद या खुशबू वो पहले खा चुका है वो उसे पहचानता है।
बेकिन कहता है कि उसे एक और अजीब सी खुशबू आ रही है और वो है स्क्रीम हर्ब जो जहरीली होती है। जाओंग वान कहता है कि वो सही है और उसने वो जानबूझकर मिलाई है। बेकिन कहता है कि उसे पता है कि वो जहरीली है, लेकिन अगर उसे एक बार जला दिया जाए और जहर निकाल दिया जाए तो वो एक ऐसी जड़ी बूटी बन जाती है जो ताकत और जीवन शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। जाओंग वान सच में दंग रह जाता है और कहता है कि बड़ा अफसोस है कि बेकिन प्रतिभा मार्शल आर्ट्स में नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने में है, क्योंकि वाकई उसका इस काम में बहुत ज्यादा टैलेंट है। कहता है कि अगर वो सोर्ड सेंट क्लान का वंशज नहीं होता तो वो जरूर इस फील्ड में बहुत आगे जाता। बेकिन जाओंग वान से पूछता है कि क्या उसने सुनमैन से सुना कि वो किस हालत में वहां पहुंचा। जाओंग वान कहता है हाँ, उसने सुना कि वो अकेले टहलने गया था और मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। बेकिन सोचता है कि जैसा उसने सोचा था, जाओंग वान को उहुन के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में पता नहीं चला। बेकिन कहता है कि सच कहूं तो उसने इस हादसे के दौरान मेडिसिन की उपयोगिता को महसूस किया। जब कोई खतरे में हो तब दवा वाकई बहुत मददगार होती है। जाओंग वान कहता है। बेकिन कहता है कि अफसोस है कि वो इसे कभी ढंग से सीख नहीं पाया और अब उसे और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जाओंग वान तब खुद से ऑफर करता है कि अगर उसे मंजूर हो तो क्या वो उसे सीखना चाहेगा। बेकिन पूछता है क्या वो सीरियस है, क्योंकि वो तो हर दिन बिजी रहता है। जाओंग वान कहता है असल में वो इतना बिजी नहीं है और अगर वो बेकिन उसका शागिर्द बनता है तो वो वक्त निकाल ही लेगा, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों न हो। बेकिन पूछता है क्या वो वाकई इतना कुछ करेगा उसके लिए। जाओंग वान मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल, लेकिन मैं सब कुछ एक ही बार में नहीं सिखा सकता। तो वो देखना चाहता है कि बेकिन को असल में कितनी जानकारी है। बेकिन हैरानी से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे इतनी बड़ी इज्जत मिल रही है। जाओंग वान कहता है कि असल में ये तो उसकी इज्जत होगी कि वो यंग मास्टर को सिखा पाए। फिर दोनों थोड़ी बातचीत करने लगते हैं। शुक्र है कि सब कुछ नहीं दिखाया गया। थोड़ी देर बाद हमें एक क्वेस्ट विंडो दिखती है जिसमें लिखा है कि उसे उनका शागिर्द बनना है और अपनी दवाओं की जानकारी दिखानी है। अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो जाओंग वान की एक्सपर्ट नॉलेज सीख सकता है। बेकिन कहता है कि उसे बस वो टेस्ट पास करना है जो जाओंग वान देगा, और अगर वो कुछ बार वहां आ जाए तो ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मुलेशन स्किल भी सीख सकता है, और उसने ये चीज सैकड़ों बार की है तो ये मुश्किल नहीं होगा। जाओंग वान भरोसेमंद इंसान है, उसमें वुहुने की तरह पावर के लिए लालच नहीं है। सुनमैन भी ऐसा ही है, उसके पास वो अनुभव है जब उसने बेकिन की मदद से अपने परिवार की बीमारी का इलाज किया था, इसलिए वो खुद को बेकिन का हमेशा के लिए यूनी मानता है। हालांकि क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट्स की कोई खास प्रतिभा नहीं है, अब वो अपने जीवन के अंतिम सालों में है। अपने नौकर जैसे जीवन के बावजूद वो कभी बेकिन से गद्दारी नहीं करेगा। बेकिन कहता है कि बस अब इतना ही काफी है, अब उसे बस ये देखना है कि इस क्वेस्ट के लिए उसे करना क्या है। वो उस पर क्लिक करता है और क्वेस्ट दिखाता है उसे अपनी एंकोविज्म से बाहर निकलना है, और वो सिर्फ पतला नहीं है, हद से ज्यादा दुबला है। उसे कम से कम 5 घंटे तक दौड़ना है और इसके इनाम में सी पॉइंट्स और एक स्टैट इंक्रीज मिलेगा। बेकिन लंबी सांस लेता है और कहता है कि उसे लग रहा है उसका भविष्य पूरी तरह दुखों से भरा होगा। थोड़ी देर बाद हम सुनमैन को थोड़ा हैरान देखते हैं जब बेकिन उसे बताता है कि वो एक्सरसाइज करने जा रहा है। वो उसे गीली नूडल तक कह देता है। बेकिन कहता है कि वो थोड़ी देर बाहर जा रहा है और सुनमैन चाहे तो यहीं रुक सकता है। सुनमैन पूछता है कि वो अचानक एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, और बेकिन कहता है कि वही तो वो भी सोच रहा है। सुनमैन कंफ्यूज दिखता है और मैं भी, क्योंकि सच्ची में मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। एक आदमी चिल्ला रहा होता है कि कोई बहुत कमजोर और निकम्मा है और वो यकीन नहीं कर पा रहा कि ऐसा इंसान उसका बेटा है, और उसे कहता है कि यहां से निकल जा। बेकिन समझाता है कि ये सब सर्वाइवल के लिए है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यही असली सच है। ये जगह जानवरों की दुनिया जैसी है जहां सिर्फ ताकत की ही चलती है और कोई भी इसे बच नहीं सकता, चाहे वो आपका खुद का खून ही क्यों न हो। बेकिन बहुत दयालु था, ना ही उसमें मार्शल आर्ट्स की कोई खास काबिलियत थी जो इस क्लान में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और उसकी पर्सनैलिटी भी एक कमजोर और सीधे साधे लड़के जैसी थी। वो हमेशा नजरअंदाज किया गया और पूरे क्लान में सब उसे नीचा समझते थे। हमें दिखाते हैं कि लोग खुलकर हंसते हैं जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है। कहते हैं शायद ये किताबें पढ़ने आया है क्योंकि ये तो एक बुकवर्म है। बेकिन सोचता है कि सिर्फ ट्रेनीज से नीचा समझा जाना भी बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि अगर वो खुद पैट्रियार्क होता तो वो खुद को भी छोड़ देता, क्योंकि वो आराम से किताबों में डूबा हुआ
एक सामान्य जीवन जी सकता था। लेकिन अफसोस कि ये है। बेकिन दौड़ना शुरू करता है और कहता है कि ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान लग रहा है। लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा होता है कि उसने ये कह भी कैसे दिया, कि अब वो मरने जैसा महसूस कर रहा है। पूछते हुए कि क्या ये वाकई इंसानी शरीर है, हमें क्वेस्ट दिखती है जो बताती है कि उसने एंचोवी शार्प से बाहर निकलने के पहले स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। मतलब साफ है कि वो काफी दुबला पतला है। इनाम में उसे बढ़ी हुई ताकत और फिस्टी पॉइंट्स मिले हैं और बहुत जल्द उसे अगले स्टेप्स भी मिलेंगे। बेकिन घुटनों पर गिर जाता है और कहता है आखिरकार खत्म हुआ। फिर कहता है लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भी वो मानता है कि घंटों दौड़ने का नतीजा उसकी उम्मीद से कहीं अच्छा रहा और ये एक राहत की बात है। वो स्ट्रेचिंग शुरू करता है और कहता है कि अब चीजें बहुत बदलने वाली है। वो अपने पैर एक अजीब पोजीशन में ले जाता है और कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं वैसे हिल पाऊंगा या नहीं जैसा मैं सोचता हूं, लेकिन टेक्निक मुझे आती है। जैसे ही वो आगे की तरफ दौड़ता है, वो उस च्योंग टेक्निक को यूज करता है जो उसने गुफा में सीखी थी। अगर भूल गए हो तो ये है मोबिलिटी आर्ट्स। वो कहता है कि जब वो मार्शल गॉड कब्र से लौटा उसी वक्त उसे फील हुआ था। और अच्छी बात यह है कि वो इस स्किल को कभी भी जब चाहे यूज कर सकता है। और उसका कहना है कि उसका हेवनली मार्शल फिजिक वाकई में कुछ खास है। फिर कोई आवाज आती है पूछते हुए ये बदबू किस चीज की है। वो सोच रहा था कि सड़ी हुई लाश की बदबू कहां से आ रही है, लेकिन वो तो उसके छोटे भाई के पसीने की बदबू थी। अब हमारी मुलाकात होती है कांगो से पहली बार और बेकजुन सोचता है कि ये यहाँ क्यों है। कांगो कहता है कि उसके पसीने की बदबू ताजी हवा को खराब कर रही है और पूछता है कि वो कर क्या रहा है। बेकजुन कहता है कि अब वक्त हो गया था बाहर आने का और ये कहते हुए कि काफी वक्त हो गया, वो कहता है कि बस एक्सरसाइज कर रहा है। कांगो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उससे मिले जबकि वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता है। फिर भी वो ये जानना चाहता है कि वो एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। बेकजुन कहता है कि वो चंद साल ही बड़ा है, लेकिन बात करने का तरीका बूढ़ों जैसा है। कांगो कहता है कि एक एक्सरसाइज करता बेवकूफ अब भी एक बेवकूफ ही होता है। बेकजुन हंसते हुए कहता है कि वो इस बात से सहमत है और कहता है कि कांगो की बातों में भी घमंड झलकता है। कांगो का नाम क्लैन में एक बदमाश के तौर पर जाना जाता है। वो पैसे उड़ाता है और औरतों के साथ अय्याशी करता है और जब भी पब्लिक में जाता है कोई न कोई हादसा कर देता है। बेकजुन उसे बताता है कि हाल ही में उस पर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया, इसलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और वो हंसता है। उसका भाई पूछता है क्या तू सीरियस है और कहता है कि ये सब टाइम की बर्बादी है, लेकिन अगर उसे मदद चाहिए तो वो बता दे। फिर वो चलता हुआ उसके चेहरे पर घुटने से टक्कर मारता है और आगे बढ़ जाता है। एक बार पलट कर देखता है और कहता है मैं तुझे फिर से वैसी ही मदद कर सकता हूं जैसे पहले की थी। और वो और उसके दोस्त चले जाते हैं। बेकजुन के हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि वो उस हरामी को सबसे पहले मारेगा। वो कहता है कि काश अभी बदला ले सकता, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है क्योंकि अभी उसका फोकस मजबूत बनने पर होना चाहिए। अब क्वेस्ट का अगला स्टेप रिवील होता है। उसे 3 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इनाम वही है, इंक्रीड स्ट्रेंथ और 50 पॉइंट्स। वो कहता है कि अब चलना पड़ेगा। कुछ समय बाद हम उसे सिस्टम विंडो से बुक पढ़ते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है कि क्या सीखे। ये वही स्किल बुक्स है जो उसे पहले मिली थी। स्ट्राइक की कीमत है 60 पॉइंट्स और ट्राई फिस्ट टेक्निक और ट्राई माइंड टेक्निक दोनों की बदसी 50। उसे मार्शल गॉड की कब्र से 500 पॉइंट्स मिले थे और आज की क्वेस्ट से अतिरिक्त हार्ड पॉइंट्स भी मिल चुके हैं। कल तक उसके पास इतने पॉइंट्स हो जाएंगे कि वो एक खास स्किल सीख सके। वो है युनजावोंग 1 नाम के ए रैंक क्लास हंटर की स्किल, एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन। हालांकि ये रैंक स्किल है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 5 रेड पॉइंट्स चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मना खर्च करती है। इसे यूज करना बहुत मुश्किल है और ये दिखाता है कि इससे कितना कुछ संभव है। Han 3 साल पुराना स्नोजिन सिंह। दूसरी ओर दोनों ट्राई टेक्निक्स एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन के मुकाबले बहुत ही घटिया है। हाँ, स्ट्राइक उतना बुरा नहीं है, लेकिन उसे एक्सट्रीम तक ट्रेन करके भी वो एक 3rd रेट मार्शल आर्ट ही रहेगा। पर वो फिर भी इसे सीख रहा है क्योंकि एक आने वाले इवेंट के लिए ये जरूरी है। इसके बाद हमें एक छोटा सा मोटाज दिखाया जाता है। वो लगातार ट्रेनिंग करता है ताकि नूडल वाली हालत से बाहर निकल सके। वो लगातार जाओंग वॉन को अपनी दवाई की नॉलेज भी दिखाता है। हम उसे टिल्टिंग ग्रास के बारे में बताते हुए देखते हैं
इसमें एक पैरालाइजिंग जहर होता है जिससे अगर तुम उसे खा लो तो दम घुट सकता है, लेकिन अगर तुम उसे अच्छी तरह धोकर सुखा दो तो वो एनर्जी दे सकता है। जांग वन उसकी नॉलेज से पूरी तरह हैरान है। बेकजुन को लगने लगता है कि उसने उसे पकड़ लिया है। उसने मेडिसिनल नॉलेज टेस्ट पास कर लिया है और लगातार 4 दिन तक क्वेस्ट दोहराई है। अब हम देखते हैं कि उसके पास ओरिएंटल मेडिसिन फॉर्मुलेशन स्किल अनलॉक हो चुका है। वो स्टेटस विंडो को देखकर मुस्कुराता है और जांग वन कहता है कि अब वो एक ग्रेट फार्मासिस्ट है। वो कहता है कि वो अधिकतर मौजूदा फार्मासिस्ट से ज्यादा टैलेंटेड है। बेकजुन कुछ सोचता है। वो कहता है कि हालांकि स्टेटस विंडो ओपन है, जांग वॉन इसका जिक्र नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही देख सकता है गेम की तरह। वो अब तक थोड़ा अनसुर था पर अब पूरी तरह कन्विंस हो गया है। फिर भी उसे पता है कि क्या जरूरी है और वो जांग वॉन से कहता है कि ये सब उसकी टीचिंग्स की वजह से है। वो कहता है कि उसे एक खास दवाई बनानी है और पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। जांग वॉन हंसते हुए पूछता है, क्या तुझे सच में मेरी मदद चाहिए? पर साथ ही उत्सुक भी होता है कि वो क्या बनाने जा रहा है। फिर हम उसे हैरान होते हुए देखते हैं। उसके सामने है डेजर्ट ईयर स्नो जिनसेंग, फायर स्पिरिट्स हर्ब और फायर जिनसेंग। जांग वन पूछता है कि क्या यही वो वजह थी जिसे मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक किया था, और बेकजुन कहता है हाँ, और माफी मांगता है कि उसने पहले ये बात नहीं बताई। वो पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए उसे ठीक लगता है। जांग वन कहता है कि वो समझता है और अगर उसकी जगह होता तो वही, क्योंकि आखिर ये डेड डियर स्नो जिनसेंग है। बेकजुन सोचता है कि वो अब समझ रहा है और जांग वन कहता है कि उसने इसे कभी नहीं देखा, पर सिर्फ इसकी एनर्जी से पता चल रहा है कि ये असल जिनसेंग है। वो पूछता है कि वो किस तरह की दवाई बनाना चाहता है। बेकजुन कहता है कि वो ऐसी गोली बनाना चाहता है जो यांग एनर्जी को मैक्सिमाइज कर दे, यहाँ तक कि 1000 साल पुरानी स्नो जिनसेंग की यांग एनर्जी भी दब जाए। जांग वन पूछता है कि क्या वो वही है जो वो सोच रहा है, और बेकजुन कहता है हाँ, वो उस जिनसेंग को खाना चाहता है। जांग वन कहता है कि उसने सुना है कि बेकजुन पिछले कुछ दिनों से लगातार मेहनत कर रहा है और अब उसे समझ में आता है क्यों। ये सब कुछ इसलिए ताकि वो जिनसेंग को अपने अंदर ले सके, और उसकी मेहनत से प्रभावित होकर वन कहता है कि उन्हें अब ये बनाना शुरू कर देना चाहिए। वे दोनों मिलकर फॉर्मुलेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं और चूंकि उसे जांग वन की मदद मिली है, इसलिए इस स्किल का असर बाद में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रात के थोड़े समय बाद बेकजुन आखिरकार एक्सट्रीम यांग पिल बना लेता है। ये एक ए रैंक की गोली है और हम इसे उसके सामने रुमाल पर चमकते हुए देखते हैं। उसके पास जिनसेंग भी रखा हुआ है। वो कहता है कि उसे शुरू में नहीं लगा था कि वो मार्शल गॉड्स ग्रेव से क्लियर रिवॉर्ड के जरिए जो हर्ब्स पाएगा उन्हें ऐसे इस्तेमाल करेगा। जांग वन उसे याद दिलाता है कि वो उसे देख रहा है और अगर कुछ खतरनाक लगेगा तो वो किसी को बुला लेगा। बेकजुन कहता है कि ये अच्छा है और सच में थोड़ा नर्वस भी महसूस कर रहा है। वो एक्सट्रीम यांग पिल को उठाता है और खाने लगता है। शुरुआत में उसे कोर के अंदर तेज आग जैसी जलन महसूस होती है। जांग वन चौंक कर देखता है जब बेकजुन हवा में लगता है एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए। बेकजुन का चेहरा दर्द से भर जाता है। वो कहता है कि बहुत गर्म है और भले ही ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हो, उसे इसे सहना ही होगा। उसे सुनिश्चित करना है कि पूरा एनर्जी उसके शरीर में फैल जाए और धीरे धीरे सर्कुलेट हो। जैसे ही ये पूरी तरह सर्कुलेट करने लगेगी, उसे पता चल जाएगा कि जिनसेंग कब खाना है। वो अपनी आंखें खोलता है और जिनसेंग को पकड़कर कहता है अब मौका है। जैसे ही वो उसे खाने लगता है, उसे अपने कोर में ठंडा पसीना महसूस होता है। वो कहता है कि यिन एनर्जी उसकी हर मेरिडियन को जमा रही है और उसे अपनी एनर्जी को शांत करना होगा। जांग वन अब चिंतित होने लगता है क्योंकि बेकजुन हवा में तैर रहा है और उसके चारों ओर नीली ज्वाला जैसी आभा फैल रही है। जांग वन कहता है कि ये ठीक नहीं है और अब वो किसी को बुलाएगा, लेकिन तभी बेकजुन अपने घुटनों पर हाथ रखता है और जांग वन हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि बेकजुन एक कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है कि ये तो उनकी क्लैन में इस्तेमाल होने वाली टेक्निक नहीं लगती। बिल्कुल, ये ट्राई माइंड टेक्निक है। बेकजुन कहता है कि ये एक दुखद और कमजोर टेक्निक है, लेकिन ये तुम्हें मना यूज करना सिखा सकती है। जैसे जैसे उसके चारों ओर की हवा शांत होती जाती है, हम देखते हैं कि वो सच में कल्टीवेट कर रहा है। उसके होंठ थोड़े हिलते हैं और जांग वन कहता है ये असंभव है क्योंकि बेकजुन एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा है और वो खुद अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा। ये तो पहले से ही चमत्कार था कि वो 1000 ईयर स्नो जिनसेंग को अपने अंदर ले पाया।
लेकिन वो सच में कर गया। कल्टीवेशन टेक्निक करने के बाद जैसे ही बैकजुन के बाल नीचे गिरते हैं और वो अपनी आंखें खोलता है जिनमें हल्की नीली चमक होती है। थोड़ी देर बाद रात में हम उसे चलते हुए देखते हैं। जांग पूछता है कि उसने कल्टीवेशन टेक्निक कैसे सीखी। बैकजुन कहता है कि उसने तो बस किसी और को देखकर नकल की थी और वो झूठ बोलने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। वो सोचता है कि इससे बात संभल जाएगी। हालांकि जांग वान उसे जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। वो एक खाली जगह पर पहुंचता है और कहता है कि यह जगह ठीक है। फिर वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है ताकि अपनी सारी स्किल्स और स्टैट्स देख सके। आखिरी ट्रेनिंग के बाद उसकी मैजिक पावर की रैंक अब बी है और वो कहता है कि ये बहुत बढ़िया है। उसे एलिक्सिर से बफ भी मिला है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और कहता है कि अब मौका है। जैसे ही एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगती है वो एट्रीब्यूट मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करता है। ये एक स्किल है जो साना ने बनाई थी ताकि वो अपनी ओवरफ्लो मना को कंट्रोल कर सके और उसे अपनी तलवार के अंदर ओरा की तरह मैनिफेस्ट कर सके। ये स्किल स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट मैजिक पावर को फ्यूज करके काम करती है। साना हीरोज रोड में आने वाले नेम्ड कैरेक्टर्स में से एक है और उसकी यूनिक एबिलिटी है ड्रैगन्स हार्ट, जिसे वो भारी मात्रा में मना प्रोड्यूस कर सकती है। बैकजुन जमीन पर जोर से वार करता है जिससे जमीन टूट जाती है और उसके चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो धीरे धीरे फैलने लगते हैं। वो कहता है कि जैसा सोचा था ये बहुत पावरफुल स्किल है क्योंकि ये ए रैंक की है, लेकिन इसका नुकसान भी है क्योंकि इसने उसकी सारी मना खत्म कर दी। वो कहता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये स्किल खासतौर पर साना की मना को कंट्रोल करने के लिए बनी थी और वो तो सिर्फ जिनसेंग की वजह से ही इसे इस्तेमाल कर पाया, नहीं तो वो कभी ऐसा स्किल यूज नहीं करता। साना की बात करते हुए वो कहता है कि वो शायद इस समय स्टेट्स में होगी और उसे बाद में उससे मिलना दिलचस्प लगेगा। अब वो पहले मेन इवेंट की तैयारी करने निकलता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसे ब्रेकफास्ट दे रहा है और कहता है कि वो इतने जल्दी उठने लगा है कि उसे ठीक से नींद भी नहीं मिल रही कि क्या आज क्लैन में कुछ चल रहा है। संगन सोचते हुए कहता है कि चूंकि आज संडे है क्लैन के सदस्य ट्रेनिंग ऑब्जर्व करेंगे। उन्हें भी बुलाया गया था लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि पिछली बार बैकजुन ने किया था तो वो थोड़ा चिंतित था। बैकजुन कहता है कि वो इस बार जरूर करेगा और संगन हैरान होता है कि वो पहले ऐसा नहीं करता था। बैकजुन कहता है कि क्लैन का सदस्य होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है कि हाँ, लेकिन उसने एक बार बचपन में देखा था और कहा था कि वो फिर कभी नहीं देखेगा, जिस वजह से क्लैन मास्टर बहुत गुस्से में आ गया था। बैकजुन कहता है कि अब वो पुरानी बातें नहीं करना चाहता और वो तैयारी जारी रखेगा तो संगन जाकर उन्हें बता दे कि वो हिस्सा लेगा। कुछ देर बाद संगन के पैर कांपते हुए पीछे पीछे चल रहे होते हैं। एक और क्लैन मेंबर देखता है और सोचता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग देखने क्यों आया है। जरूर कोई और वजह है। ये क्लैन की पुरानी परंपरा है जहाँ हर रविवार सुबह ग्रुप ट्रेनिंग होती है और सभी कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स और सोर्ड सेंट क्लैन के मेंबर उसे ऑब्जर्व करते हैं। बैकजुन कहता है कि ये परंपरा बेकार है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ता है वो कहता है कि उसका ध्यान एक खास शख्स पर है और वो है क्लैन हेड मार्क जो उसे गुस्से से घूर रहा है। बैकजान का प्रेशर कोई मजाक नहीं है। उसे मुआक और उसके पीछे खड़े कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स की एनर्जी महसूस हो रही है। उसे कोई पुकारता है और एक लड़की पूछती है कि क्या वो मॉन्स्टर्स के हमले के बाद ठीक है। हम मिलते हैं सबसे बड़ी बेटी यूनियन से। बैकजुन कहता है हाँ और उसे धन्यवाद देता है कि वो वन की मदद से ठीक हो पाया। कांगू कहता है कि वो आकार में कितना बेकार है और एक मामूली मॉन्स्टर अटैक से मरते मरते बच गया और वो क्लैन का नाम खराब कर रहा है, लेकिन सोचता है कि खुशहाल बातें सोचकर खुद को शांत रखे। वो देखता है कि मैन भी पास खड़ी है लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। कांगो कहता है कि उसने सुना है कि वो अक्सर मेडिसिन रूम जा रहा है और पूछता है कि क्या उसे तलवारबाजी में टैलेंट नहीं है, इसलिए वो अब दवाइयों में दिलचस्पी ले रहा है। वो कहता है कि उस पर यह सूट करता है क्योंकि वो तो हमेशा किताबें ही पढ़ता है। बैकजुन कांपने लगता है, गला साफ करता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है कि उसने शुरुआत आसान रखनी चाहिए थी, लेकिन लगता है अब मेन इवेंट शुरू करना होगा। उसे बेकार कहकर बुलाता है। कांगो उससे कहता है कि उसके पीछे चले क्योंकि अब वो उसे असली तलवारबाजी सिखाएगा। पूछता है कि क्या वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता, जिससे कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर्स चौंक जाते हैं और मिंग भी उसकी ओर देखने लगती है। आसपास कुछ लोगों की सांसें अटकती हैं। कंग पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। बैकजुन कहता है कि उसे उसकी सड़ी हुई सांस की बदबू यहां तक आ रही है और पूछता है कि क्या उसे खुद को सिगरेट पीने के बाद की बदबू महसूस नहीं होती।
कैंगो अभी भी यकीन नहीं कर पाता और दोबारा पूछता है कि उसने क्या कहा। बैकजुन मुड़कर कहता है कि वो तो बस ये सलाह दे रहा है कि अगर उसके पास औरतों के पीछे भागने का टाइम है तो उसे अपने सड़े हुए दांतों को ब्रश करने का टाइम भी निकालना चाहिए। वो कहता है कि जीभ भी ब्रश करना ना भूले और वो उस औरत के लिए दुखी महसूस करता है जो उसके साथ रही। जैसे ही वो चलता है यून हंसती है और कांगो गुस्से से कांपने लगता है और चिल्लाता है कि क्या उसे मरने की इच्छा है। बैकजुन एक घुटने के बल बैठ जाता है जिससे कांगो चौंक जाता है और बैकजुन अपने पिता मुआक से कहता है कि उसके पास एक निवेदन है। वो मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है और अब उसका पहला मेन क्वेस्ट शुरू होने वाला है। बाकी लोग अभी भी कोर्टयार्ड में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यंगियन अभी भी देख रही होती है और इंस्ट्रक्टर्स भी थोड़े कंफ्यूज दिखते हैं। मुआक नीचे से बैकजुन को घूरता है। जैसे ही बैकजुन उसकी ओर देखता है, मुआक पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कहता है कि यहाँ वो लोग नहीं आते जिनका मार्शल आर्ट्स में नन इंटरेस्ट है और न टैलेंट। बैकजुन कहता है कि उसे अभी अभी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी आई है। उसका पिता पूछता है कि दिलचस्पी का क्या मतलब है। कहता है कि उसने हमेशा कहा है कि वो ऐसी तकनीक नहीं सीखना चाहता जिससे लोगों को मारा जाता है। बैकजुन कहता है कि शायद उसने पहले ऐसा कहा था, लेकिन मौत के करीब पहुंचने के बाद उसकी सोच थोड़ी बदल गई है। अब वो ऐसी परिस्थितियों में बिना कुछ किए मरना नहीं चाहता, इसलिए वो मार्शल आर्ट सीखना चाहता है ताकि खुद की रक्षा कर सके और अब उसे अपनी पुरानी मूर्खतापूर्ण सोचों को छोड़ना होगा। मुआक पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। बैक जानता है कि वो 4 मास्टर कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर से किसी एक से मार्शल आर्ट्स सीखना चाहता है। इंस्ट्रक्टर्स कुछ नहीं कहते लेकिन उसे घूरते हैं। कांगो कहता है कि उसे हंसी मत दिला। क्या उसे लगता है कि इतना बेकार लड़का मास्टर इंस्ट्रक्टर से सीखने लायक है, और कहता है कि कोई आवारा कुत्ता भी उस बेवकूफी भरी बात पर हंस पड़ेगा। मुआक भी कहता है कि उसे मार्शल आर्ट्स में कोई टैलेंट नहीं है और उसे सिखाना समय की बर्बादी होगी, और अगर कोई मास्टर उसे सिखाएगा तो वो और भी ज्यादा समय की बर्बादी होगी। बैकजुन पूछता है कि अगर उसके पास टैलेंट होता तो क्या बात अलग होती। उसका पिता पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता था कि उसका पिता यही कहेगा, और वो कहता है कि वो अभी इसे साबित करेगा कि उसमें मास्टर इंस्ट्रक्टर से सीखने लायक टैलेंट है। उसका पिता पूछता है कि वो खुद को कैसे साबित करेगा। बैकजुन खड़ा होता है और कहता है कि यही उसका पहला मेन इवेंट है। वो पीछे की ओर घूरते हुए कहता है कि 1 हफ्ते बाद वो कांगो को स्पार में हरा देगा। कांगो को यकीन नहीं होता कि वो ऐसी बात कह रहा है और वो हंसने लगता है। कहता है कि क्या वो उसे मजाक समझता है, क्योंकि उसने कभी मार्शल आर्ट्स सीखी ही नहीं, और उससे ऐसी बात सुनकर वो हैरान है। अपने पिता से पूछता है कि वो क्या सोचते हैं, और उसका पिता कहता है कि ठीक है, वो उसे कोशिश करते देखना चाहता है, लेकिन उसे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये उसका आखिरी मौका होगा। अगर वो फेल हो गया तो वो अब क्लैन का सदस्य नहीं रहेगा, और उसे इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बैकजुन मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल। कुछ देर बाद हम बैकजुन को ट्रेनिंग एरिया में एक लकड़ी के लॉग को देखते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 हफ्ता है, और अगर वो कांगो को हरा सका तो वो 4 इंस्ट्रक्टर्स में से किसी एक से मार्शल आर्ट्स सीख पाएगा। वो कहता है कि इस इवेंट का इनाम है नई स्किल फ्री में सीखना। जैसे ही लॉग बढ़ने लगता है, वो समझाता है कि इसे मैना स्केयरक्रो कहते हैं। ये उसकी कुछ मैना खपत करता है ताकि वो स्केयरक्रो के अंदर भर सके, और हालांकि ये सीमित होते हैं, लेकिन ये मूव कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। बैकजुन मुस्कुराता है, कहता है कि इस बार उसके भाई की अच्छे से धुलाई होगी। अब हम कुछ स्टूडेंट्स को बात करते हुए देखते हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि बैकजुन पहले कांगो से ट्रेनिंग के दौरान भाग गया था, और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी देर टिकेगा। वो कहते हैं कि जाहिर सी बात है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन हम देखते हैं कि बैकजुन ट्रिफिस टेक्निक की ट्रेनिंग कर रहा है। वो बताता है कि ये एक ऐसी तकनीक है जो सिर्फ 3रे दर्जे के गुंडे ही सीखते हैं, और इसमें सिर्फ 3 मूव्स होते हैं। जैसे ही डमी उठ जाती है, वो अपनी चांग टेक्निक का इस्तेमाल करके गैप को क्लोज करता है और सीधे एक स्ट्राइक करता है, जिससे वो अपने हथियार या मुट्ठी में मैना भर सकता है। जैसे ही स्केयरक्रो का निचला हिस्सा टूटता है, हम देखते हैं कि कोई दूर से उसे ट्रेनिंग करते देख रहा है, और वो किसी बात पर सोच रही है। बताता है कि वो पिछले 30 दिनों से लगातार यही ट्रेनिंग दोहरा रहा है, और हम उसे पसीना बहाते हुए देखते हैं, जबकि वो महिला अब भी उसे देख रही होती है।
वो सोचती है कि उसके ट्रेनिंग करने के तरीके में कुछ खास नहीं है, वो तो बस चोंग टेक्निक यूज करते हुए दौड़ता है और वो कुछ डमीज से ट्रिफिस्ट टेक्निक से लड़ता है। लेकिन वो सोचती है कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसे पूरे दिन चयोंग का इस्तेमाल करते हुए दौड़ने की एनर्जी देता है। वो पूछती है कि चाहे वो कितनी भी देर ट्रेनिंग करे, उसकी पोस्चर कभी क्यों नहीं बिगड़ती और वो अजीब तरह से अनुभवी क्यों है। वो सोचती है कि वो फिस्ट टेक्निक ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ये बात उसे बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। फिर हम सुनते हैं कि एक और मास्टर इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है क्या हुआ। हमें पता चलता है कि उसका नाम वो खती है कि कुछ नहीं। वो पूछता है कि क्या उसने उस पहले वाली बात पर अपना नाम नहीं बदला, वो खती है कि नहीं बदला। वो कहता है कि अगर वो तरंग का समर्थन करे तो सब कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। वो कहती है कि अपना ध्यान रखना। हमें पता चलता है कि उसका नाम लीकमो है। फिर से बेक्टन की ट्रेनिंग की ओर देखती है। बाद में रात को हम उसे था हुआ जमीन पर बैठे हुए देखते हैं। जैसे ही वो पीछे देखता है, हम कई मोनो स्केयरक्रोज को टुकड़ों में टूटे हुए देखते हैं। वो कहता है कि आज उसने सच में बहुत कुछ किया और उसे डर था कि गेम की तुलना में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये सब उस जिनसेंग की वजह से था जो उसने खाई थी, और अगर वो नहीं होती तो वो अब तक बेहोश हो चुका होता। फिर हम सुनते हैं कि सा उसे पुकारती है, जिससे वो चौंक जाता है क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानता है। वो उसकी तरफ देखता है और वो पूछती है कि क्या वो वाकई ठीक है। बेक्टन सोर्ड सेंट क्लैन की क्लास सिस्टम को इस तरह समझाता है। सबसे ऊपर होता है पेट्रियार्क, फिर उसके रक्त संबंधियों की अपनी अलग श्रेणी होती है, फिर ग्रैंड मास्टर, मास्टर और ट्रेनी। ग्रैंड मास्टर्स और मास्टर्स उन सक्सेसर्स को सपोर्ट करते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं, और ये स्वाभाविक है कि सक्सेसर को जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा फायदा प्रतियोगिता में होगा। हालांकि कुछ मास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल रहना चुनते हैं, और उसका एक उदाहरण वो खुद है। वो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, अंत में वो उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। वो कहती है कि कैंगो को लंबे समय से क्लैन के ग्रैंड मास्टर्स ट्रेन कर रहे हैं। वो पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो जवाब वो उम्मीद नहीं कर रही थी। वो पूछता है कि क्या वो बस ये पता लगाना चाहती है कि वो लड़ क्यों रहा है, जबकि साफ है कि उसकी धुलाई होने वाली है। वो कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था। वो कहता है कि उसे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों सोच रही होगी, क्योंकि वो भी पहले ऐसा ही सोचता, लेकिन किसी वजह से ही उसने ऐसा किया है और उसे को अपने विचार हैं। वो पूछती है कि क्या उसका मतलब फिस्ट टेक्निक है। हम उसके चेहरे में जिज्ञासा देखते हैं, जिसे बेकजुन भी नोट करता है। वो समझाना शुरू करता है कि वो एक अनोखी इंसान है। सोर्ड सेंट क्लैन के ज्यादातर सदस्य उन चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते जो सोर्ड्समैनशिप नहीं है, लेकिन वो अलग थी। वो उन लड़ाई के तरीकों में भी दिलचस्पी रखती थी जो तलवारबाजी नहीं थे, और वो उन्हें इस्तेमाल करके और मजबूत बनना चाहती थी। मैजिक इसका एक उदाहरण है। हालांकि वो अपने मास्टर के पद के कारण खुद को रोक कर रखती है, और उसे शायद अजीब लगता होगा कि एक सक्सेसर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि ये सोर्ड सेंट क्लैन है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ सिर्फ सोर्ड्समैनशिप ही सीखी जानी चाहिए। वो पूछता है कि ये किसने तय किया। वो कहता है, पहले के समय में मार्शल गॉड ने तलवार, मुक्का और यहाँ तक कि धनुष का भी इस्तेमाल किया था। वो हर तरह की लड़ाई को अपनाते थे, तो फिर सोर्ड सेंट क्लैन सिर्फ तलवार पर ही क्यों अटका हुआ है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे टोक कर कहता है कि ध्यान से सुनो, उसे उस बेकार के नियम में फंसे रहना नहीं है। वो जो भी जरूरी होगा वो सीखेगा ताकि मजबूत बन सके। वो कुछ पल चुप बैठी रहती है और पूरी तरह चौंकी हुई लगती है। वो कहता है कि सच कहूं तो मार्शल गॉड ने सिर्फ सोर्ड टेक्निक सी छोड़ी थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो गेम में कभी सीधे सामने आया ही नहीं। सा कहती है कि उसे समझ में आ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्लैन की ट्रेनिंग के तरीकों से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच पाता है। लेकिन वो खुद भी परफेक्ट नहीं है, और अगर उसे मदद चाहिए तो वो उसकी ट्रेनिंग में मदद कर सकती है। बेकजुन कहता है कि यही तो वो ढूंढ रहा था। वो सच में उसकी जिज्ञासा के पक्ष में आना चाहता था। वो कहता है कि निश्चित ही वो जानती है कि पूरे क्लैन में सब उसे नीचा समझते हैं, और अगर वो उसे सिखाएगी तो लोग उसे भी जज करेंगे। वो कहती है कि वो पहले से ही एक आउटकास्ट है, और ये बात रूखी लग सकती है, लेकिन जब दोनों को ही नीचा समझा जाता है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे सिखाती है या नहीं। अब बेकजुन कहता है कि अगर उसने बाकी मास्टर्स से ट्रेनिंग मांगी होती तो वो सब कोई ना कोई बहाना बना देते मना करने के लिए, लेकिन हानसोंगा का ऐसा कहना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि लोग उसे भी नीचा समझते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि बाकी लोग क्या सोचते हैं।
और ऊपर से वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। बैकजुन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सच में उससे ट्रेनिंग लेना पसंद करेगा, क्योंकि वो एक हंटर है जिसके अंदर मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनने की पोटेंशियल है। जैसे ऐसे वो माना को अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो उससे सर्कुलेशन टेक्निक सीखना गलत नहीं होगा। तभी हनसंगा कहती है ठीक है फिर, और टीचर मोड में चली जाती है। उसे कहती है वहीं बैठे रहने को। बैकजून उसे रोकता है और कहता है कि अभी काफी देर हो चुकी है, तो ट्रेनिंग कल से शुरू करे। लेकिन वो कहती है कि इतनी कमजोर बातें करना बंद करो। बैकजून एकदम नर्वस होकर पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि उसे ये रूप पूरी तरह भूल गया था। वो पूछती है कि अगर वो ऐसे ही कमजोर बना रहेगा तो कांगो से भला कैसे जीत पाएगा। बैकजुन कहता है कि वो ट्रेनिंग के टाइम एकदम अलग इंसान बन जाती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग उसे जाते हुए देखती है। हम देखते हैं कि वो अब भी उसके लिए जिज्ञासु है, और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां वो बैकजुन को कुछ समझा रही है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और मैनवा स्क्रीन देखते रहो।